नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जेसी शो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या अब ये जो लड़ाई चुनावों के दौरान होती है राज्यों में सरकार बनाने को लेकर या फिर केंद्र में सरकार बनाने को लेकर, क्या ये 2024 की लड़ाई है या वो लड़ाई अब खत्म और टारगेट 2029 रहने वाला है? बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आपके जहन में, राजनीति को समझने वाले लोगों के जहन में उठ रहे होंगे और उन्हीं सवाल का जवाब देने के लिए चलिए सीधे रुक करते हैं। चले हैं, जगदीश चंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, आज के जेसी शो का टाइटल ये 2024 नहीं, अब लड़ाई 2029 की है। मायने क्या? मायने ये हैं कि इट इज ए स्वीपिंग स्टेटमेंट विच ओनली इंडिकेट्स द टावरिंग इमेज ऑफ मोदी एंड अमित शाह एंड द फेलियर ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, सपा, एवरीबडी। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि लड़ाई 2024 की नहीं रही है। अब प्लान है लोगों को जो करना है दिल्ली में राज करने का, वो 2029 का करिए। अगर यही जोड़ी नरेंद्र मोदी अमित शाह सामने रहती है आपके, तो बिल्कुल साफ दिखता है 2024 तो गया, अब बात है 2029 की। दैट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। सर, 5 राज्यों के चुनाव जिसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती, इसका पॉलिटिकल मैसेज और प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या है? इसके पॉलिटिकल मैसेज कई सारे हैं। पहला मैसेज ये है कि नरेंद्र मोदी इज़ द रियल हीरो ऑफ द नेशन, वंस अगेन इट इज़ प्रूव्ड। नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह का हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी, इसका कोई मैच नहीं है। दूसरा इसका मैसेज ये है कि 15-20 करोड़ लोग आज भी नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं, जो बाजी पलट देते हैं एन वक्त पे। एक और बड़ा मैसेज ये है कि सेंट्रल लीडरशिप अब राज्यों में चुनाव जिताने लगी है और राज्यों में भी लोग मोदी का चेहरा देकर वोट देने लगे हैं। लोकल चीफ मिनिस्टर्स हैव बिकम एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करना हो, टिकट बांटना हो, घोषणा पत्र जारी करना हो, गाड़ी घोड़ा लगाना हो, सारा काम केंद्रीय टीम आके करती हैं। चीफ मिनिस्टर की हैसियत है, आप केवल प्रचार करिए, जाइए और आइए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका लोकल लोगों का कोई रोल नहीं, ताकि किसी का झगड़ा हो, किसी से प्रेजुडिस हो, बायस हो, उसका इम्पैक्ट चुनाव रिजल्ट पर नहीं पड़े। तो सेंट्रल लीडरशिप की जो ग्रोइंग रोल है, ग्रोइंग इम्पैक्ट है स्टेट्स के अंदर, ये एक नई परंपरा है, एक नया एक्सपेरिमेंट है जो सुपरहिट हुआ है चुनाव में मोदी और अमित शाह का जो है। एक और बड़ा मैसेज ये है, महंगाई, बेरोज़गारी और इस तरह के जो एंटी इनकम्बेंसी जो ट्रेडिशनल बातें हम करते हैं, वो सब बातें भी रिलेवेंट हो गई हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। ये मतदाताओं को लुभा तो सकती हैं, लोगों का ध्यान खींच सकती हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी को वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जाते हैं एन वक्त पे, भाषण देते हैं, विपक्ष पे अटैक करते हैं, लुभावना वादा करते हैं, सारी सिचुएशन, सारी केमिस्ट्री बदल जाती है वहाँ पे। चौथा इसका मैसेज ये है कि कांग्रेस इज़ ऑलमोस्ट ओवर इन द इलेक्शन बैटल। बड़ी बात है, स्वीपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन आज का यथार्थ यही है। तो ये सारे मैसेजेस जो हैं और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड पे है, वो आपको देखने को मिलेगा। सर, यूपी में जिस तरह विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया, तो सर उसे देखते हुए 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने समूचे पक्ष से कोई खड़ा हो पाएगा? कोई उम्मीद नहीं है। ये कल्पना है, एक सपना है विपक्ष का एक उम्मीदवार होना। एक सपना इसे कहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री पद के लिए हो, चाहे राष्ट्रपति पद के लिए हो, उपराष्ट्रपति पद के लिए हो, विपक्षी पार्टियां एक नहीं हो सकती। बात कर सकते हैं, ममता मिल सकती है दूसरे लोगों से आकर के, ठाकरे मिल सकते हैं, शरद पवार मिल सकते हैं, नवीन पटनायक मिल सकते हैं, लेकिन जो अंत होगा वो अंत ये होगा कि कोई एकता नहीं होगी, कोई एक चेहरा सामने नहीं आएगा। आप देखिए, बंगाल का उदाहरण आपके सामने है। कांग्रेस अलग होगी टीएमसी से, वो तो ममता का था जादू या मैनेजमेंट जो भी था, वो जीती वहाँ पे। आप यूपी में देखिए, तो कोई चांस नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई एक कैंडिडेट खड़ा हो। नो चांस। सर, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि विपक्ष के लिए 2024 की लड़ाई प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए है कि ऑल इंडिया लेवल पर विपक्ष का बड़ा नेता कौन होगा? ब्रिलियंट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब लड़ाई ये नहीं रही कि दिल्ली में राज कौन करेगा। अब लड़ाई ये है कि 2024 में विपक्ष का नेता कौन होगा। ममता अपने आप में नेता होगी, अखिलेश यादव नेता होगा, केजरीवाल नेता होगा, शरद पवार नेता होंगे, आदित्य ठाकरे नेता होंगे, नवीन पटनायक नेता होंगे। वो तो साधु सन्यासी की मुद्रा में रहते हैं, उनकी बात छोड़िए आप जो है। तो कौन नेता होगा अभी इसी पे तय नहीं है। तो एक नेता तय हो जाए, यही उपलब्धि होगी विपक्ष की कि चलो कम से कम अपोजिशन का एक चेहरा तो ढूंढ के हम लाए सामने। मुझे इसके चांस नहीं दिखाई देते। गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, 2024 के चुनाव हैं। क्या हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है? अयोध्या पे इन्होंने फोकस किया, काशी पर फोकस कर रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में मथुरा पर फोकस रहेगा?
एक्चुअली क्या है कि हिंदुत्व बीजेपी का एजेंडा नहीं रहा, ये हर हिंदू का एजेंडा हो गया है। वेरी नाइस। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपसे। उन्होंने उसको उनके गले में उतार दिया, इस बात को उनके दिल में उतार दिया कि एजेंडा नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर है, हमारा वैल्यू सिस्टम है जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, दैट वे जो है। तो उनको किसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब जनता उसको आगे बढ़ाएगी, सिंबॉलिकली बढ़ाएंगे। अयोध्या कितना शानदार हो गया है, वो जो बार बार वहाँ दीप प्रज्वलित होते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे लाखों जो है जनता प्रभावित होती है। काशी मथुरा जो है इज़ ए पॉलिसी मैटर, दैट वे जो है। ये लोग अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे कब उस मुद्दे को उठाना है, नहीं उठाना है। तो ये एजेंडा तो स्वतः ही अपने आप ही बढ़ेगा, अपने आप कल्टीवेट होगा। हिंदूवाद या हिंदू के जो एजेंडा, उस जो वृक्ष है उसको पौधे को लगा दिया है, अब ये पौधा वृक्ष बन रहा है और बनता जाएगा। 2024 में सर मायावती का स्टैंड क्या रहने वाला है? बिल्कुल ऐसा ही जैसे इस वक्त? ऑफ कोर्स मायावती क्या है कि बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है और श्रूड पॉलिटिकल बार्गेनर है, वो उसमें तय करेंगी जो है। लेकिन मोटे तौर पे मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टैंड उनका यही रहना चाहिए, क्योंकि बीएसपी का प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता 2024 में, ठीक है ना। वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, ममता बैठी है सामने 40 सीट लेकर के वहाँ जो है। तो उससे बेहतर है कि मान सम्मान के साथ जीवन जियो। क्या 2024 या उससे पहले कृषि कानून जो अभी वापस ले लिए हैं वो दोबारा केंद्र सरकार लागू कर सकती है? लगता नहीं है, कम से कम 2024 तक तो वैसे ही रूल्ड आउट है, और तब बात इतनी पुरानी हो जाएगी। और फिर क्या है कि ऐसा कोई सामने आया नहीं है कि ये लोग क्या है, अपनी ज़बान के धनी तो है ही ना। देखो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये कहते हैं तो करते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को आया कि कोई वादा उन्होंने किया और फिर उससे पलट गए हों, तो लगता नहीं है। हालांकि उससे जो कंसर्न कमेटीज़ बननी थी और एमएसपी का डिसाइड होना था, नोटिफिकेशन निकलने थे, वो काम अभी नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कानून वापस लिया सर, कम से कम 2 साल तो भी और नहीं लिए जा सकते। तमाम जो अभी राज्यों के रिजल्ट्स रहे हैं और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है, इन 5 राज्यों के रिजल्ट्स को हमेशा कंपेयर किया जाएगा बदलाव से। लेकिन अब हिमाचल में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, बेहद महत्वपूर्ण। क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्या दिशा रहने वाली है खासतौर पे भाजपा और कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की? गुजरात से शुरू करते हैं बात ब्रीफली जो है। तो गुजरात तो देखिए बीजेपी क्लीन स्वीप है, रघु शर्मा बहुत कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे सिचुएशन को, लेकिन अकेले क्या करें। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का तो मालूम पड़ेगा रघु शर्मा कितनी चली, उनके सुझाव कितने माने राहुल गांधी ने। अभी तो फ्री हैंड दिखता है उनको, अभी उनकी चल रही है, बिकॉज ही टॉक्स कन्विंसिंग और 100% पॉलिटिकल आदमी हैं। तो हो सकता है कि सीटें निकलवा ले जाएँ, कांग्रेस से कुछ हालात कुछ ठीक हो जाएँ वहाँ पे जो है। रही बात बीजेपी की, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते हुए वो क्लीन स्वीप जैसी स्थिति रहेगी मोर और लेस। आप वाले थोड़ा बहुत कुछ करें तो करेंगे। अभी आप किस्सा देखिए नरेंद्र मोदी के गुजरात का, 10 मार्च की शाम को विजय पताका फाइनल हुई भाजपा की यूपी और 4 राज्यों में। वो पार्टी मुख्यालय गए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, ठीक है। फूलों की बरसात हुई उन पे जो है। केंद्रीय मंत्री, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, केंद्रीय मंत्री लाइन में खड़े होकर ताली बजा रहे थे मोदी के अभिवादन में। फंक्शन ख़त्म हुआ, वहाँ पे जो है रात को घर गए। किसी ने सोचा नहीं था कि आज रात को जबकि अखिलेश यादव और ये लोग जो है ना अपनी थकान मिटा रहे हैं उसमें, तो ये आदमी अगले दिन कोई एजेंडा इसके दिमाग में और अगले दिन चला जाएगा। सुबह 6 बजे गुजरात चले गए, उड़ गए गुजरात जो है। वहाँ उतरे, अहमदाबाद से गांधीनगर का 9 किलोमीटर का रोड शो किया। 4 लाख लोग खड़े हुए थे दोनों तरफ जो है। नारे लगे वहाँ, मोदी मोदी के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे। और वो इतना खूबसूरत एक ख़ास तरह की भगवा रंग की टोपी पहनी उन्होंने, और आधी शर्ट वाली सफ़ेद कमीज़ वो पहनते हैं ख़ास तरह की। मैं गुजरात में देखता था उनको जब वहाँ था जो है। उस साथ में चले, हाथ हिला रहे हैं, दूसरा से विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। एंड द हीरो ऑफ गुजरात, गुजरात फिनिश्ड, इलेक्शन फिनिश्ड जो है। गुजरात की ये स्थिति है। और रघु शर्मा और सब कर पाते हैं जितना, वो देखा जाएगा उसमें जो है। दूसरी हिमाचल की बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब ये ऐसा पासा पलटा है। और एक नई बात ये हो गई है ना कि वहाँ के मुख्यमंत्री से लोग अगर नाराज़ हैं, दैट विल नॉट काउंट नाउ, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह क्या करते हैं उस पर काउंट करेगा। सेंट्रल लीडरशिप चलाएगी वहाँ भी। तो हिमाचल अब नहीं कह सकते भी, जैसे उत्तराखंड की प्लेट तैयार थी हरीश रावत के लिए, उनके हाथ से चली गई। देखा ना आपने उत्तराखंड का, और हरीश रावत की हार हुई, उसमें जो हम जिक्र नहीं कर पाए उसका। अब निराशा इतनी हुई, उन्होंने भी कहा, हालांकि पहले ही बात चली थी कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो भाजपा में चले जाएंगे। वो आजकल पॉलिटिकल धर्माभिमान तो खत्म हो गया है टोटली कि हर पार्टी में। तो जैसे उत्तराखंड में सरकार आई हुई कांग्रेस के हाथ से निकल गई, हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई हुई हाथ से निकल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
सर, आप गुजरात का जिक्र कर रहे थे और आपने कहा कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आया सब लोग सो रहे थे, रेस्ट कर रहा था, विपक्ष भी रेस्ट कर रहा था और प्रधानमंत्री सुबह 6 बजे पहुंच गए अहमदाबाद, 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। विपक्ष का सबका सवाल ये है कि इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं मोदी? ये तो बात है, ये एनर्जी दोनों में ही है। नरेंद्र मोदी में भी है, वो 3 घंटे सोते हैं शायद, मेरे ख्याल से 4 घंटे सोते होंगे हार्डली। अमित शाह का भी यही हाल है और अपने काम में ऐसे मगन रहते हैं कि हैरानी होती है। और मैं तो हैरान होता हूँ, फाइलें कब निपटाते होंगे ये। और देश में इतना कंट्रोल है, इनका पत्ता भी कहीं हिलता है तो इनको मालूम रहता है दोनों को, जो सारा जो है। तो बहुत ही हैरानी की बात है। लेकिन ये वाकई क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? अगले जे शो में फिर इस पे आगे डिबेट करेंगे। हाँ सर, क्योंकि ये सवाल हमारा आपके लिए भी है कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से? नहीं, मेरा तो कोई खास नहीं है, मैं तो उनका अनुयायी हूँ एनर्जी के मामले में। वो कमाल करते हैं मतलब। और मैं हैरान होता हूँ क्या मैकेनिज्म उन्होंने बना लिया अपने चारों तरफ की। सूचना तंत्र पे पूरा नियंत्रण है उनका, कुछ भी है कहीं ये सब उनको पता रहता है, कहीं कोई मुँह उनको पता रहता है। सर, क्या ये सच है कि लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए भी आम आदमी केंद्र में एक स्ट्रॉन्ग रूलर को ही देखना पसंद करता है? इस संदर्भ में आपका नरेंद्र मोदी के बारे में क्या आकलन है? यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब एक सर्वे हुआ था तो उन लोगों ने कहा भी लोकतंत्र अपनी जगह है, लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहते हैं। कैसे? उन्होंने कहा एक नरेंद्र मोदी। तो बिल्कुल ठीक है बात। ये जो है उन्होंने सशक्त नेतृत्व दिया, उसमें तो कोई बात है ही नहीं ना भाई। कुछ मामलों में तो उनका मुकाबला नहीं है ना। जैसे क्या है, एक तो स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट है, पैसा खर्च करने में कंजूसी नहीं है। 1-1 लाख करोड़ के बजट ऐसे सैंक्शन कर देते हैं बैठे बैठे। फीडबैक उनका अच्छा है, जनता कहाँ नाराज़ है कहाँ खुश है, दैट वे जो है उनके तो सुपर हैं सब। 15-20 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जो नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं। उनके वोट का कांग्रेस क्या करे, अखिलेश यादव क्या करें, ममता क्या करें, राज्यों के लोग भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट डाल रहे हैं, दैट वे। प्लीज़ कैरी ऑन आप। सर, हाउ डू यू रेट नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो एज अ गेम चेंजर पॉलिटिकल लीडर ऑफ द नेशन? जनता के नाते मैं आउटस्टैंडिंग रेटिंग तय कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की, एज ए प्राइम मिनिस्टर आल्सो और एज ए लीडर आल्सो। आपके सामने हैं, परिणाम बोलता है ना। एट द एंड ऑफ द डिलीवरी काउंट्स, रिजल्ट्स काउंट, रिजल्ट उनके फेवर में है। ही इज़ ए हीरो। बिल्कुल। अब मेरा सवाल सर आपसे ये है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ। एक निर्णायक प्रशासक, बेहद मेहनती कार्यकर्ता और गृह मंत्री के तौर पर आप उनकी पर्सनैलिटी को कैसे एनालिसिस करते हैं? उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने के लिए मैं आपको 2 घटनाएं बताना चाहूँगा जो है। पहली घटना ये हुई कि आज से कोई 40 साल पहले या 30 साल पहले गुजरात के संभ्रांत परिवार में थे अमित शाह। माँ बाप ने सोचा इसको भी पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजते हैं, डॉक्टरी करेगा, इंजीनियरिंग करेगा। तो माहौल बना, वीज़ा हो गया, टिकट हो गए, सब हो गए। उनका मन नहीं था देश छोड़ के जाने के लिए, ठीक है। तो माँ के ज़्यादा करीब थे। माँ से कहा, तो वैसे भी लोग माँ के ज़्यादा करीब होते हैं, मैं भी माँ के ज़्यादा करीब था, ठीक। तो मैं ऐसा उससे अनुमान लगाता हूँ बात का जो है। तो माँ से कहा कि मैं नहीं जाना चाहता वहाँ। माँ ने कहा मैं तो नहीं कह सकती, जब घर में एक आम सहमति बन गई, तुम जाओ, बड़ा आदमी बनना है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा यहाँ से। जब बात नहीं बनी तो माँ को विश्वास में लेके एक दिन वो घर छोड़ के चले गए। और सोमनाथ, शायद मुझे याद है ऐसा कि सोमनाथ चले गए, वहाँ जाके धर्मशाला है कोई पे कहीं रहने लग गए वहाँ पे जाके। और उनके मन में राष्ट्रभक्ति का ख्याल था कि मैं राष्ट्र की सेवा करूँगा, राजनीति करूँगा, जो भी है। 1 महीना हो गया, घर वालों ने अखबार में इश्तिहार निकाल दिया, नोटिस, अमित तुम जहाँ भी हो आ जाओ, तुम्हें विदेश नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो घर आ गए लौट के, हैं, माँ से गले मिले। तो माँ ने कहा कि तू सच्चा राष्ट्रभक्त है। ये है ताली बजाने की बात कि तू सच्चा राष्ट्रभक्त है। वो दिन और आज का दिन है कि अमित शाह कहाँ से कहाँ है। तो इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति जिसे कहते हैं। एक दूसरी घटना, वो हालांकि मुझे किसी ने कही थी, अखबार में आता ना, नाम नहीं छापने की शर्त पे बताया। तो ऐसा मुझे भी कहा गया कि नाम, लेकिन मेरा खबरों प्रति ऐसा मोह रहता है कि मैं कहता हूँ भी नहीं, अच्छी खबर है तो शेयर करनी चाहिए लोगों से जो है उसको। और बोनाफाइड है जो है। दूसरा क्या हुआ कि एक बार वो, उनको बार बार ये हुक उठती थी कुछ साल पहले, यार ये राहुल गांधी क्यों नहीं हारता अमेठी से, हम क्यों नहीं हरा पाते इसको, हर बार जाते हैं हार के आ जाते हैं वहाँ से जो है ये। तो ये 2 बार अमेठी चले गए खुद ही, वहाँ की ग्राउंड रिलेटेड तहकीकात करने या वो फील लेने के लिए वहाँ की जो है। प्राइम मिनिस्टर को पता लगा, उन्होंने फ़ोन किया
क्या अमित सुना तुम अमेठी गए थे? क्या हाँ साहब, कैसे गए थे? कि बस ऐसी तरह देखने करने चला गया था। उन्होंने कहा अमित मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ है, बताना मुझे। नहीं बताया। थोड़ी देर में फिर चले गए अमेठी, फिर फ़ोन आया पीएम का, तो पता लगा फिर अमेठी गए हुए हैं। अमेठी जा रहे थे तो उन्होंने कहा ड्यूटी लगा दी कि यहाँ आना वहाँ आना। खैर अमेठी नहीं गए। बाद में फिर सामना हुआ प्राइम मिनिस्टर से, उनका क्या है ये? उन्होंने कहा साहब मैं एक बार लड़ी लेना चाहता हूँ इस राहुल गांधी फैक्टर से, क्या है ये? और फिर स्मृति ईरानी ने हरा दिया ना एक दिन। ये है अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति, जो आपने कहा डिसाइसिव एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर नरेंद्र मोदी उसको एंडोर्स करते हैं। तो ये तो जोड़ी अद्भुत है, नेचुरल एलाइज। और इसी से जुड़ा ये सवाल भी है, क्या आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह एक दूसरे के पूरक है, यानी कि मेड फॉर ईच अदर है? 100%। आप देखिए कि जो वेवलेंथ, जो विचारधारा, और अगर सही मायने में देखा जाए, मैं राजस्थान में कई बार कहता हूँ ना कि वो धर्मेंद्र राठौड़ हैं, वो इनके हनुमान हैं, उससे सीनियर हनुमान हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए। आज वो गृह मंत्री हैं, सब कुछ हैं, इसके बावजूद राम उनके लिए आज भी नरेंद्र मोदी हैं। और उनके सामने जब वो होते हैं तो मेरा अनुमान है कि वो इसी मुद्रा में रहते होंगे। ये बड़प्पन है नेता के प्रति, लीडर के प्रति, आस्था है, विश्वास है जिसे कहते हैं। तो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर हैं। और दूसरी बात क्या है, अमित शाह नरेंद्र मोदी के संकट के साथी हैं। ही इज़ नॉट ए गुड वेदर फ्रेंड कि मंत्री हैं, मंत्रिमंडल आया तो आए, नहीं आया तो नहीं आए। पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे 2019 में हुए थे, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। देश में माहौल थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में, परसेप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं था। नरेंद्र मोदी थोड़ा परेशान थे, आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अमित शाह ने संभाला हनुमान की तरह, या कहिए आगे बढ़ के जो है ये होता है नंबर 2, जिस पे लीडर डिपेंड कर सके रात को सोते समय कि हाँ मैं सो रहा हूँ, देश सुरक्षित है इसके हाथ में, कोई व्यक्ति। तो मैं तो मेरिट पे जो है ना, इन लोगों की जो है वेवलेंथ है या जो कोऑर्डिनेशन है, अब राजस्थान में किसी राज्य में बता दीजिए, मुख्यमंत्रीवाद में एक व्यक्ति बता दीजिए जिस पे आदमी मुख्यमंत्री सो सके रात को जाके कि मैं सो रहा हूँ भैया तू देख लेना, मुझे नहीं दिखाई देता कोई आदमी। अफसर जरूर एक आध किसी राज्य में कोई होगा, कोई नेता दिखाई नहीं देता। तो ये जो वैक्यूम है नंबर 1 नंबर 2 की लीडरशिप के बीच में, वहाँ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, भारी भीड़ जुटी, बड़े स्तर पर कहें तो एक हिंदू कार्ड खेला है, तो क्या राहुल गांधी उसका मुकाबला कर पाएंगे? मुश्किल, बहुत मुश्किल। राहुल गांधी क्या, किसी के लिए भी मुश्किल। नरेंद्र मोदी हीरो हैं। आज भी 10, 12, 15 करोड़ लोग ऐसे होंगे देश में जिसको भगवान मानते हैं। उसके सारे फेलियर्स अगर हैं, उसको सुनना नहीं चाहते, उसकी बुराई नहीं सुनना चाहते। आप नरेंद्र मोदी का बयान देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि काशी पे एक ही सरकार है, महादेव की सरकार। डमरू जिस बजाता है वही राज करता है यहाँ पे। महादेव की इच्छा थी हो ये कॉरिडोर, महादेव जो करेंगे काशी में यही होगा। आप देखिए, आप फोटोज़ देखिए उठा करके। पहला फ़ोटो आ रहा है वहाँ से कॉरिडोर से निकलते हुए प्राइम मिनिस्टर का, वो ऐसे पुजारी की ड्रेस के अंदर हाथ में पूजा का लिए हुए, अकेला व्यक्ति शेर की तरह चलता हुआ, उसको चीरता हुआ खाली कॉरिडोर को, इस तरह से आ रहा है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे, वो तो हिंदू सम्राट बन गए ना उसी मोमेंट पे जो है। लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप ज़रूरत कहाँ है? बिना डिक्टेटरशिप के वो इतने पॉपुलर और इतना उन्होंने फोकस कर लिया अपने आप के ऊपर, डिक्टेटरशिप की शायद उनको अगले 10 साल सत्ता में रहते हैं भी हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सब काम उसी ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। प्रोजेक्शन आप देखिए, कोई आसपास कोई फटका कोई नहीं आया आसपास जो है, बस एक सीधे से वो चले आ रहे हैं। कितना खूबसूरत फोटो छपा। सेकंड आप देखिए, वो डुबकी लगा रहे हैं, पानी में उतर गए। और पूजा की थाली देखिए, कितना कैलकुलेटेड और कितना कॉशियस मूव था वो। पूजा की थाली नहीं गिरी पानी के अंदर, उसको हाथ के ऊपर ही उठाया हुआ है। आप समझ रहे हैं? तीसरा फोटो देखिए आप उनका जो है, वो गेरुआ वस्त्र पहन के और वो पीले रंग का जो आप लगाते हैं चंदन लगा रहे हैं, सारा ऐसा कर रहे हैं, वहाँ बैठ के कर रहे हैं। अद्भुत, मजदूरों के साथ बैठ गए। उनके चंदन, उनकी वेशभूषा, डुबकी लगाने को देख के जो एक्चुअल वहाँ के पंडित हैं, शास्त्री हैं वहाँ पे, उनको शर्म आ गई होगी कि हमसे बेटर तो ये ट्रेंड है, हमसे बेहतर तो इसकी आस्था है। ये कितनी आस्था उनके चेहरे पे झलकती है। आप कोई भी वहाँ का शास्त्री और पंडित से पूजा करवा लीजिए, मेरा दावा है अगर इसका मुकाबला कर दे उसके फेस वैल्यू में, उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके चेहरे के मोहरे, उसके अंदर जो है ये, तो परफेक्शनिस्ट है नरेंद्र मोदी। बड़ा मुश्किल है उसको मैच करना। सर, यूपी की इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाते समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का फोकस काशी यानी वाराणसी पर रहा। क्या ये वाराणसी फैक्टर भी बीजेपी की इस जीत पे अहम रोल अदा इसने किया? निश्चित तौर पे
बहुत स्मार्ट मूव था इन लोगों का काशी पे, वाराणसी पे फोकस करने का। पहले तो कॉरिडोर बनाया, फिर उसमें हिंदू राष्ट्र सम्राट की तरह चले नरेंद्र मोदी से, मैंने पिछली बार कहा था आपसे, जो है उसका इम्पैक्ट गया पूरे देश के अंदर। फिर काशी को अदिति जाके आई तो उन्होंने कहा इतना सुंदर बना दिया है कि संसार के 10 अगर बड़े स्वच्छ शहर हैं तो उसमें आज एक है। और दिल्ली में ऐसा लगता है, इसने कहा जो लुटियन एरिया है, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जितना साफ़ हुआ है उससे ज़्यादा साफ़ आज वहाँ काशी दिखता है। और प्लस क्या है कि फिर ये अयोध्या की छाया उस पर थोड़ी जो है, और फिर क्या है कि ये सब दीप जलाना, प्रज्वलित करना, ये सब जो हिंदू संस्कृति को रिवाइव करना, तो कार्ड इनका हिट रहा है। वहाँ पे जो है एक एक आदमी से हाथ मिला रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह जा करके वहाँ पे जो है लोगों से मिल रहे हैं वहाँ पे, तो सारी सीटें जीत ली उन्होंने, काशी की, बनारस की, कॉन्स्टेंसी की। तो ये प्रयोग था और प्रयोग हिट रहा उनका। और अदिति मेरी बात से सहमत होगी कि राजस्थान में बीजेपी का विप्लव दास कौन होगा? देखिए ये तो गुणा भाग की राजनीति है, लेकिन मैं नहीं समझता आज की तारीख में कोई आदमी नरेंद्र मोदी या नॉट नरेंद्र मोदी स्पेशली अमित शाह का डिस्प्लेजर अफोर्ड कर सकता हो विद इन पार्टी। आई डोंट थिंक। तो विप्लव दास कौन होगा समय बताएगा, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा ऐसा, लेकिन आपका इशारा जिस तरफ था तो वो होने वाला नहीं है, मुझे अब समझ में आ रहा है बात जो है। तो मुझे नहीं लगता वसुंधरा राजे को नई पार्टी बनाने जा रही हैं, बीइंग वेरी क्लियर, नॉट एट ऑल। और अगर अपनी करीब पे आ जाएंगे वो लोग दिल्ली में, अमित शाह या खाली बुला के एक बार समझा देंगे तो कोई कुछ नहीं होगा। क्यों आदित्य? टीएमसी में ममता बनर्जी खूब लड़ी, तो यहाँ मैडम क्यों नहीं, फर्क है दोनों में। सेम पार्टी में है, इसलिए वो नहीं हो सकता। नहीं है, और वहाँ को ऐसा हाईकमान नहीं था, वही थी सब। यहाँ बीजेपी का हाईकमान में नरेंद्र मोदी, अमित शाह को एक बार निकाल दीजिए, मैडम लड़ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, वो तो शतरानी हैं, वो तलवार लेके निकल जाएंगी, सब कर देंगी वो तो जो है। लेकिन आज के हालात में नहीं हो सकता ये जो है। और फिर एक बात और है, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कि किसी को चेहरा रख के तो आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते बीजेपी में ना, चेहरा तो नरेंद्र मोदी का ही रहेगा भाई। उसके बाद हो सकता है आपको बना दें तो अलग बात है। तो आपका जो संकेत था, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे ओम माथुर हों, चाहे ये हों, चाहे कोई और हों, और बाकी तो ये तो फैसला हाईकमान ही करेगा और चुनाव के बाद ही होगा, और चुनाव से थोड़ा समय पहले होगा, और केवल उन्हीं को पता है, और कोई व्यक्ति अपने बार्गेन करने की स्थिति में आ नहीं। सर, क्या पंजाब की जीत से उत्साहित केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 2023 में राजस्थान में मोर्चा खोल सकती है? और इसी संदर्भ में अगर बीएसपी और ओवैसी की पार्टी की बात की जाए तो क्या नजर आता है आपको? इन दोनों की स्थिति रहेगी कि कांग्रेस के वोट खराब करेंगे, बस इतना सा रहेगा एक तरह से। ओबीसी का ये रहा है इस तरह का, और आपका है तो दो सीट ले जाएंगे, गोवा में 2 सीट ले गए, समथिंग इस तरह से एट द मोस्ट हो सकता है। कोई बड़ा भविष्य राजस्थान में, क्यों आपके अराइवल के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है सुनामी का होना। सुनामी नहीं है। सेकंड, वो 20 से कम नहीं आते, मान लो 20 राजस्थान में लाएं, ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया इस पूरी समीक्षा के लिए, क्योंकि ये जो पीछे तस्वीरें लगातार चल रही थी, ये जो चेहरे हैं ये खुद बयां कर रहे थे कि देखिए एक साथ आप एकजुट हो जाइए, लेकिन जिसे हराने के लिए आप खड़े हैं ना, आपकी सोच जहां पर खत्म होती है वहां से वो सोचना शुरू करते हैं, और इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि माहौल कुछ और बनता है और बाद में जीत के आते हैं तो 5 में से 4 राज्य अपने हाथ में कर लेते हैं। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि 2024 नहीं, अब 2029 के लिए लड़ाई लड़नी है, लेकिन 2024 के पहले भी जो राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं वो भी आसान नहीं होंगे, और इसलिए सरकार ना बना सके तो ना सही, लेकिन कम से कम मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़े होने की कोशिश इन्हें जरूर करनी चाहिए। बहरहाल जनता का मैंडेट था, जनता ने चुना है, और सिर्फ चेहरा ही नहीं, भरोसा शायद उन्होंने कायम रखा है, और इसलिए जनता एक बार फिर इनके साथ गई है। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आप जानना भी चाहते थे, और इस समीक्षा में जगदीश सर ने उन सभी सवालों के जवाब भी यहाँ पर दे दिए। और इसी के साथ गजे से शो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।